करना चाहूँगा गुरमीत चड्ढा से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट मैं आपको याद कर रहा था जब एचडीएफसी बैंक के नंबर आया, आपके तो घर की बात है, वो इसलिए अपने व्यूअर्स को बता दूंगी, कुछ समय के लिए गुरमीत जी काम भी कर चुके हैं एचडीएफसी बैंक के साथ और अदरवाइज भी वो हाई क्वालिटी बैंकिंग फ्रेंचाइजीज को बड़ा पसंद करते हैं। तो एक तरफ तो 1350 वाला 1650 गया, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने कई फंड का एक्शन ट्रैक किया है दिसंबर महीने में, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर में कई फंड्स में अब एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक में, और वहां पे इस तरह की क्वालिटी और ग्रोथ आ रही है। 20% डिपॉजिट ग्रोथ। मैं आज सुबह से लोगों को यही बता रहा हूं कि आप डिपॉजिट ग्रोथ पे फोकस करिए। क्रेडिट ग्रोथ तो 18% सेक्टर में आई गई है, वो तो आई जाती है सबकी। तो ऐसे समय में इन तरह के नामों को ऐड करना चाहिए। आप अपने क्लाइंट्स को ऐड करवा रहे हैं? अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी ठीक ठाक वेटेज है हमारा ओके। पोर्टफोलियोज में। तो हम कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड है उसमें। और दूसरा, अजय जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आप देखिए, जो वो एक फिजिटल जो हम बोलते हैं, जो एक्सपेंशन करते हैं, उन्होंने पिछले क्वार्टर 600 से ऊपर ब्रांचेस ऐड करी। इस साल 1500 ब्रांचेस ऐड करेंगे। 33,000 एम्प्लॉइज ऐड किए हैं अभी तक पिछले 10-11 महीने में। आप देखेंगे तो बहुत मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। तो थोड़ा सा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। वो आपने देखा होगा 39% के आसपास, जो थोड़ा सा बड़ा है। तो वाजिब है, क्योंकि बैंक कर रहा है। और अब वो टेक्नोलॉजी पे मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अपना प्लेटफॉर्म बनाने की बात चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट से टाइप किया है। वहां पे मुझे लगता था एचडीएफसी थोड़ा सा लैग है। अगर आप कार्ड स्पेंडिंग में देखेंगे तो स्पेंडिंग मार्केट शेयर जो है उसका वापस 27-28% की तरफ जा रहा है। नंबर ऑफ कार्ड इश्यूएंस पे तो नंबर 1 है ही है, और बीच में उन्हें थोड़ा सा सेटबैक लगा था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बैंक्स में गलती इसी फेस में होती है जब क्रेडिट ग्रोथ तेज होती है, क्योंकि हर बैंक 15-20% क्रेडिट ग्रोथ करता है। कौन रिस्पॉन्सिबली ग्रो करता है वो डिटरमाइन करता है कि ये अपॉर्चुनिटी टैक्टिकल है या लॉन्ग टर्म है। अगर आप देखें एचडीएफसी के नतीजों में, उनकी होलसेल बैंकिंग बुक में उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज लेट गो करी, क्योंकि प्राइसिंग इतनी फेवरेबल नहीं लगी उनके वर्सेस द रिस्क रिवॉर्ड। और जो रिटेल था और जो रूरल था और एसएमई था, वहां पे पिकअप था। तो ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां आपको देखने की जरूरत है। आप कैरिड अवे हो सकते हैं पीएसयू बैंक के रिजल्ट से सबसे, बट अच्छी क्रेडिट ग्रोथ के समय ही गलतियां होती है और उन गलतियों से बचना है। बात आपने सही कही कि अभी ये बैंक इतनी हाई ग्रोथ एरिया में है कि ये चूज कर सकते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी जाए बिना बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और रिपोर्टेड नंबर्स की। मैं यूनियन बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा, और यूनियन बैंक ने आज पीएसयू बैंक से वापस बाइंग ट्रिगर की। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर है, भले ही आपने ना दिलवाया हो, लेकिन बाजार का बहुत बड़ा तबका सीरियस इन्वेस्टर्स का भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ आपका साउथ इंडियन बैंक, जेएनके बैंक जैसे नामों में भी एक्टिव है। वी कैन डिबेट कि वो सही है कि गलत है, ये ट्रेडिंग स्टॉक से इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक फेज आता है जब पूरा सेक्टर रीरेट होता है, और इनके नंबर्स लास्ट 4 क्वार्टर के तो ये दिखा रहे हैं कि नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। आपने पीएसयू बैंक में क्या व्यू ले रखा है अपने क्लाइंट्स को? आपने सिर्फ हाई क्वालिटी यूनियन बैंक, कैन बैंक टाइप के दिलाएं, या आप इधर भी ओपन है देखने के लिए केस टू केस बेसिस पे? अजय जी, मार्केट में हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और बिल्कुल, आई आपको एग्री। आपको अपने व्यूज को लेके बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए। हमारा एसबीआई में अच्छा वेटेज है हमारे पीएमएस पोर्टफोलियो में। एसबीआई मुझे लगता है और री-रेट करेगा। इस बैलेंस शीट साइज पे अगर आप 16-18% क्रेडिट ग्रोथ कर सकते हैं, और जैसा मैंने बोला, कॉस्ट ऑफ फंड डिफरेंशिएट करेगा जैसे जैसे लोन रीप्राइस होंगे और डिपॉजिट रीप्राइस होंगे। पीछे आपने एचडीएफसी की बात करी, उन्होंने 60,000 करोड़ के डिपॉजिट्स और मोबिलाइज किए क्वार्टर में। हालांकि वो 80,000 करोड़ का रन रेट लेना चाहते हैं, क्योंकि मर्जर के बाद उन्हें और जरूरत पड़ने वाली है। तो एक आपको लायबिलिटी वॉर देखने को मिलेगा। तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नतीजे बहुत अच्छे लगे। मैंने आप देखिए, उनका रिटर्न ऑफ एसेट्स 1.25% ऑलमोस्ट आया। बहुत समय बाद देखा है मैंने ऐसा आरओए। एचडीएफसी का रिटर्न ऑन एसेट 2.3 है, जो कि बेस्ट इन क्लास है। तो हमें हमें आंख कान खोले रखनी चाहिए। मुझे इनफैक्ट कुछ एनबीएफसी अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि अभी बैंक्स वर्सेस एनबीएफसी का एक ट्रेड चला हुआ है। एनबीएफसी अच्छा नहीं कर रही है और बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। तो यही यही मौके होते हैं। अगर आप देखिए, एक आधार वाला अपना पूना वाला फिनकॉर्प है, उसकी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए हो गई। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 9.6% से 6.9% आ गया है।
लगभग लगभग 2.25% कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आया है। लिक्विडिटी एकदम फ्लश है। अभी उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 3 टाइम्स से ऊपर नेटवर्थ पे बेची है। उनका लोन बुक अभी करीबन 17-18 हजार करोड़ पे है, और मिस्टर पूनावाला 50 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं 2025 में। तो आपको शायद 35-40% क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पोजीशन है। ग्रोथ अच्छी आ सकती है, निम्स बेस्ट इन क्लास है, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम पे वो काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये मुझे बजाज फाइनेंस के अर्ली डेज की याद दिलाता है, 2014-15 की, वे द बैंक, ये एनबीएफसी शेप अप हो रही है। तो अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है अच्छी है। मैं अभी भी जो मेरा ज्यादा वेटेज है वो मैं प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी, एक्सिस है, पीएसयू, एसबीआई, इसमें ज्यादा रखूंगा। और सिलेक्टिवली कुछ मैं छोटे बैंक जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कुछ छोटी एनबीएफसी जैसे पूना वाला है, इनमें हम वेटेज बढ़ा रहे हैं। गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग के साथ साथ डिफेंस और इंजीनियरिंग को भी आपने एक थीम के तौर पर चुना है, और क्यों ना हो। इनफैक्ट पिछले साल भी हमने देखा डिफेंस को लेकर सरकार ने कितना ज़्यादा फोकस बढ़ाया है। इनके ऑर्डर बुक का सिनेरियोज भी काफ़ी पॉजिटिव हमने देखे हैं, और मेक इन इंडिया को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की सरकार की सबसे बड़े यहाँ पर गोल्स हैं, जो कि सेट होते हुए भी दिख रहे हैं। तो फिर डिफेंस में कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर थीम्स जिसके वजह से इस सेक्टर पर आप बुलिश हैं? डिफेंस हम लोग थोड़ा सा हमारा भाग्य ने साथ दिया, हम थोड़ा जल्दी एंटर कर गए थे। सोलर इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो में पिछले लगभग 3 साल से है। काफी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अभी वो 10% से कम है डिफेंस कंट्रीब्यूशन में। धीरे धीरे मुझे लगता है इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा अगले 2-3 साल में। जो उनका इंडस्ट्रियल केमिकल्स है वहां पे हमने 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, डोमेस्टिक में भी, एक्सपोर्ट्स में भी। ऑर्डर बुक बहुत अच्छे से शेप अप हो रही है, और ये थोड़े फास्ट कंज्यूमेबल जो डिफेंस है चीजें उसमें ज्यादा है। हैंड ग्रेनेड्स है, वॉरहेड्स है, सिस्टम इंटीग्रेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एचएएल हमारे हमारे रेफरेंस लिस्ट में है। आप देखेंगे एचएएल एक ऐसा डिफेंस पीएसयू है जहाँ 2/3 रेवेन्यू जो है उनकी से ओवरऑल्स और सर्विस। गुरमीत जी, ये सोलर इंडस्ट्रीज हैंड ग्रेनेड्स बनाती है, हथगोले? सीरियसली? हाँ जी, हाँ जी। मैंने इनफैक्ट, आप नागपुर की उनकी फैसिलिटी में आप जाएंगे, चलाई भी उनकी हथगोले? ऐसा बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? वो टेस्टिंग भी कराते हैं। वो फैसिलिटी गए। अच्छा। मुझे लगा, मैं जब नागपुर गया था तो बीकानेर वाले के पास जाने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां गया था, हथगोले फेंक के आया। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि इंडियन कंपनी हथगोले बना रही है अपने खुद के डिफेंस सप्लाईज के। एंड 20% 25% कॉस्ट से जहां से पहले आते थे। तो एक तो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है, एफिशिएंसी वाला एंगल। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 10-12-15 साल के, आई थिंक 10-12 साल की एज के, पता चला बच्चों के लिए 6 हथगोले ले घर पहुंच गए खेलने के लिए गुरमीत जी के। लेकिन हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वही मुझे कान एकदम मेरा खड़े हो गए कि यार ये सोलर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल वो बनाती थी आपके माइनिंग के लिए, वो भी कोल इंडिया के लिए मेनली। बट आई एम सरप्राइज्ड कि क्या बात है, अमेजिंग। तो ये आपने सही टाइम पे ऐड कर लिया था। हाँ, तो और थोड़ा जैसे बोला एचएएल है, उसमें करीबन 60% रेवेन्यू ओवरऑल और रिपेयर्स मेंटेनेंस है। वो 35% मार्जिन का बिजनेस है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 24-25% एबिटा है। तो वो हमारे रिडार में। और मुझे इन जनरल अजय जी, मैन्युफैक्चरिंग, मुझे लगता है ये डेकेड में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका स्टॉक पिकिंग अच्छा है तो बहुत वेल्थ क्रिएशन होगा। आपने पीछे देखा होगा A6 के सीईओ थे इंडिया में लास्ट वीक, वो 30% प्रोडक्शन इंडिया से करने की बात कर रहे हैं। जो शू मेकर है, जापानीज मेकर है। तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जो निश अपॉर्चुनिटीज भी हैं, टेक्सटाइल्स में है, अपैरल्स में है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, एंसिलरीज में है, जहाँ की मुझे लगता है काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। शू मेकर की बात कर रहे हैं? ये कौन से शू मेकर की बात कर रहे थे जो बड़ी सोर्सिंग? A6 कल ही आया A6 की न्यूज़ आई है। हमारे ऑफिस में तो A6 के अलावा कोई और जूते ही नहीं पहनता है कोई। मैं तो बड़ा हैरान था कि ऐसा क्या है इसमें। पता चला कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है अब दुनिया का, और इंडिया में बहुत फेमस है। और 60% ग्लोबल सोर्सिंग इनके इंडिया ग्लोबल हेड बता के गए कि इंडिया से करना चाहता है। लाइफस्टाइल फिटनेस का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। जबकि आपको पता है कि फुट ब्रांड, आपको पता है शूज में 20% दुनिया का शू फुटवेयर वो वियतनाम में बनता है। इतना बड़ा, और बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं तो गया था लास्ट टाइम, तो मिला कुछ एंटरप्रेन्योर्स, इनके 3rd जनरेशन वहाँ बैठ के जूते बना रहे हैं, और वो सब जॉब वर्क करते हैं A6 और इन सब के लिए। लेकिन यहाँ पे एक आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी खुल रही है जूतों के लिए,
यही बहुत नई चीज है मुझे। गुरमीत जी, Absolutely. गुरमीत जी क्या क्या इंसाइट्स लेके आते हैं भाई? बहुत कुछ। इनफैक्ट इसीलिए एक और इंसाइट उनसे समझना चाहेंगे, उनका व्यू समझना चाहेंगे। अभी अजय भी जिसकी बात कर रहे थे कि रिलायंस और भारतीय एयरटेल किस तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है टेलीकॉम स्पेस पे। गुरमीत, पहले टेलीकॉम स्पेस में बड़ा डाउनग्रेड जेपी मॉर्गन का आया था, उन्होंने भारतीय एयरटेल के लिए प्राइस हाइक को लेकर एक सवाल उठाया था। अभी आप जो यहाँ एक और रिपोर्ट जो रिलायंस पर जेपी मॉर्गन की आई है, उन्होंने रिलायंस के लिए बातें तो सारी बोली हैं कि उनकी ओटीसी कारोबार से अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भी ये बात अपनी रिपोर्ट में बोली है कि टैरिफ हाइक नहीं हो पाएंगे FY24 में, और इसी वजह से FY24-25 के बिटा फोरकास्ट लोअर रहेंगे। सो ये पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए किस तरह से ये व्यू बनेगा? मैं अग्री नहीं करता हूँ इससे, क्योंकि आप देखिए अगर एयरटेल में आप देखेंगे उन्होंने अभी बिहार में और हरियाणा में जो उनका 99 वाला रिचार्ज है उसको विड्रॉ किया चेक करने के लिए, और मिनिमम रिचार्ज अभी मेरा ख्याल है, मेरा अगर आंकड़ा सही है तो 159 है। तो अभी पायलट बेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं कि हम जो 2 डिजिट में जो रिचार्ज है उनको कम करें। तो मेरा तो ये मानना है कि आरपू बढ़ता रहेगा। ऑलरेडी 188-90 तक 190 तक पहुंच गया है। मुझे लगता है 250-250 तक आपको अगले 2-3 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। एयरटेल में एक चीज और जो अच्छी हुई है वो अगर आप देखें उनका, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जो उनका एबिटा है वो उनके एनुअल पे आउट से जो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स हैं, एजीआर ड्यूज हैं, वो एक्सीड कर रहा है। लगभग 8-10 हजार करोड़ से एक्सीड कर रहा है, जिसका मतलब है थोड़ा सा डीलेवरेज भी कर पाएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का डेट है, तो आपको थोड़ा सा डीलेवरेजिंग भी देखने को मिलेगी, आरपू इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। होम और ब्रॉडबैंड में भी अच्छा कर रहा है। आप कंटिन्यूसली आप देखिए एडिशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट टीयर 1 और ए सर्कल्स में, जिसे हम प्रॉफिटेबल सर्कल्स बोलते हैं, वहां वो जियो से ज्यादा ऐड कर रहा है 4G में, और 5G भी रोल आउट होना है। तो मेरा ये मानना है कि टेलीकॉम थोड़ा सा अभी ड्यूओपली है, ऑलमोस्ट ड्यूओपली है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफी वीक है इस टाइम पे, अच्छा करेगा। जियो का मेरा ये मानना है कि 12 से 18 महीने या 2 साल में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जियो का लिस्टिंग होगा, जिससे थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा रिलायंस में। तो मैं तो दोनों को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। ओके, ठीक है, ये व्यू यहाँ पर गुरमीत का इस पर है। ऑलराइट, इनफैक्ट एक और बात मैं गुरमीत से बात करना चाहूँगा। गुरमीत जी देश के लेंथ और ब्रेथ को नापते रहते हैं नए क्लाइंट्स और अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करने के लिए। उन्होंने बॉम्बे में तो अपना कारोबार फैलाया ही है। तो मैं एक मैटर पे इनका व्यू जानना चाहूँगा, वो है डीमैट एडिशंस। जो डेटा ओवर द वीकेंड आया है, करीब 11 करोड़ डीमैट अकाउंट्स नॉक कर रहे हैं हम। और यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने भी करीब 60 लाख नए अकाउंट्स हमने ऐड किए, फोलियोज किए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए कि एक ही आदमी के 4 फोलियो हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने 5 पैसा, आपका एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज, इन सारे पूरे पॉकेट को रीरेट किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैजेक्टरी अभी भी बढ़त की तरफ है, और इसलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आप तो खुद ही उसी कारोबार में, आपसे बेटर कौन बता सकता है, तो ये ठीक लग रहा है अभी भी अगर बने रहे, अगर नीचे के लेवल से लिया है इन्वेस्टर्स ने? बिल्कुल अजय, आप देखिए ये बड़ी सेकुलर स्टोरी है। आप LIC देखिए, LIC के पास 30 करोड़ यूनिक क्लाइंट्स हैं। हम अभी 10-11 करोड़ डीमैट की बात कर रहे हैं। डुप्लीकेशन लेंगे तो शायद 5 करोड़ 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे नंबर ऑफ फोलियोज 8-9 करोड़ है। यूनिक इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल करीबन 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 60 लाख इन्वेस्टर्स आए हुए। तो मुझे लगता है काफी सेकुलर स्टोरी है। हम एक मैट्रिक ट्रैक करते हैं कंप्यूटर सर्कल में कि हम नए KYC कितने बना रहे हैं। ये मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ये डिजिटल एबिलिटीज आ रही हैं, हम नंबर ऑफ KYC जो बना रहे हैं, जो हम रिटेल लेवल पे देखते हैं, हमारी मोबाइल ऐप पे देखते हैं, वेबसाइट ट्रैक्शन पे देखते हैं, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और आपको इसके कई तरीके हैं प्ले करने के। आप उसको डिपॉजिटरी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे CDSL है। आप कैम्स या कार्बी, जो कि म्यूचुअल फंड के RT एजेंट्स हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। कैम्स ज्यादा बेहतर है। NSE अनलिस्टेड में आप देखिए एक समय पे 800-850 रुपए का रेट था कोविड से पहले। इतने बावजूद अभी 3000 के आसपास उसका अनलिस्टेड में जो है रेट है। काफी HNIs ने उसको लैप अप किया हुआ है। तो मुझे लगता है स्टोरी काफी स्ट्रक्चरल है। थोड़े बहुत ग्रोथ स्लोडाउन आएंगे जब मार्केट थोड़ा IPO एक्शन कम होता है, थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट लो होता है। लास्ट 1 साल से मार्केट फ्लैट है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ में। बट आप सिप बुक देखिए, इतने सब चीजों के बावजूद 13,600-700 करोड़ पे SIP बुक है। तो मुझे तो लगता है काफी स्ट्रक्चरल और सेकुलर ट्रेंड है। थोड़े बहुत मॉडरेशन बीच में जरूर आएंगे, आने भी चाहिए।
काफी इंसाइटफुल टेक है गुरमीत आपका ऑन दिस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर डिटेल्ड एनालिसिस आपका अच्छा, approach हमारे साथ हमने शेयर करने गुरमीत को आज अजय के पास बिलेटेड बहुत लोहरी सारी नहीं, चीजें। इनफैक्ट बिलेटेड लोहरी नहीं विश की। बिलेटेड थोड़ी ना बोलेंगे, बोलेंगे अभी है। गुरमीत जी लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। बिल्कुल बिल्कुल। जी हैप्पी लोहड़ी टू यू। सारे अनु सारे अनु ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ शुक्रिया शुक्रिया गुरमीत जी एंड हैव अ नाइस डे टू यू।